Hello. Okay. This is class about enzymes. Okay, biochemistry class. Myself, Dr. Arun, and today we are going to learn basic concepts of enzymes. Okay. I hope you all heard this term enzymes. कोई ऐसा है जिसने enzyme शब्द नहीं सुना है? Anybody who never heard this word enzyme? Okay, कितने लोगों ने enzyme word सुना है? Please raise your hands. अच्छा, आप लोगों ने नहीं सुना एंजाइम? आपने एंजाइम नहीं सुना है? किस किसने नहीं सुना है वो खड़े हो जाओ, मैं सुनाता हूं। 3 बार तो मैंने अभी सुना दिया। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, है ना, क्योंकि एमबीबीएस के बाद स्मार्ट बनना शुरू होते हैं, उससे पहले तो ओके। सो सभी लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और जो मैं कहूंगा वो लिखेंगे। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक। बातें मुंह से नोटबुक नहीं निकालनी है, हाथों से निकालनी। ओके, टेक आउट योर नोटबुक्स। और ये तय रहेगा कि जो नोटबुक पे किसने क्या लिखा है उसका पड़ोसी चेक करके बताएगा, और फिर मैं उसको बताऊंगा जिसने सही से चेक नहीं किया। ओके, सो राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम्स। राइट डाउन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम। बायोकेमिस्ट्री की नोटबुक अलग होनी चाहिए वैसे, पर आप जितने समझदार हो मुझे लगता नहीं कि आपके पास एक भी होगी, पर फिर भी राइट डाउन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम्स। अब जिन्होंने एंजाइम शब्द नहीं सुना है वो अब सुन लें। दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम्स। ओके, सो अब बस, सो हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? ये BI1, BI 2.2, BI 2.3 आर द कॉम्पिटेंसीज जो हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। 2 लेक्चर होते हैं इसके। ये प्योर एंड श्योर बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। अदर प्लेसेस पे इसका केवल यूटिलाइजेशन होता है, सीखना हमें यहीं पर है, ठीक है ना। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसी कौन सी कवर होंगी ये मैंने आपको बताया कि ये नंबर है इसके, और इसमें होता क्या क्या है? एंजाइम, आइसो एंजाइम, एलो एंजाइम, को एंजाइम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज, एंजाइम इनहिबिटर्स, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम? राइट डाउन प्लीज। फूल्स, व्हाई आर यू टॉकिंग? व्हाट्स सो यूजफुल? ये खड़े हो ना बेटा, पड़ोसी तरह। क्या यूजफुल है ऐसा जो तुम बात करना चाह रहे हो? ओके, कैटलिस्ट के लिए वासुदेवन में एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। एक फादर ने अपनी विल लिखी, ये शायद आपने कईयों ने पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने एंजाइम नहीं सुना, उन्होंने ये भी नहीं सुना होगा कि एक फादर ने अपनी विल लिखी, उसके पास 17 घोड़े थे। कितने? 17 हॉर्सेस। एंड विल में उसने लिखा कि ऐसा ऐसा मेरे बेटे हैं, इनको इतना इतना डिवाइड करके बराबर ये घोड़े मिलने चाहिए। लेकिन 17 का डिवाइडेशन करना 3 बच्चों में, शायद जिन्होंने एंजाइम नहीं सुना वो कर सकते हो, पर जिन्होंने सुना है वो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक उनका मित्र था, दोस्त, है ना, तो उसने क्या किया, एक काला घोड़ा इन 17 घोड़े के साथ जोड़ दिया, है ना, तो कितने हो गए? 18। ओके, अब डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन जो विल लिखी गई थी उसमें तीनों का डिवीजन बराबर नहीं था। जो विल लिखी गई थी उसमें तीनों का डिवीजन बराबर नहीं था, लेकिन वो 18 से मल्टीप्लाई था। ऐसा मानो जैसे एक थी 1/2, एक थी 1/3, एक थी 1/6। ओके, इन सबको आप करोगे 18 से डिवाइड, सॉरी इनटू मल्टीप्लाई, तो आपके पास लास्ट में एक घोड़ा बचेगा, विच इज
ब्लैक वन अगेन। ब्लैक वन घोड़े का यूटिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन वो किसी को डिवाइड नहीं हुआ और उसका दोस्त उस काले घोड़े को लेकर वापस चला गया। कैटलिस्ट ऐसे ही काम करते हैं। कोई रिएक्शन है, उसको पूरा करना है, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड में चलेगी। जैसे बाहर अगर आप प्रोटीन का कोई ब्रेक डाउन कर रहे हैं या प्रोटीन से कुछ गेन करना चाह रहे हैं, तो उसको पूरा करने में, उसको गलाने में आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं, है ना, टू अचीव योर रिजल्ट्स। बट बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से हम प्रोटीन लेते हैं फूड में मैक्सिमम 4 आवर 5 आवर। और किसी का एंजाइम सिस्टम बिल्कुल खराब है, उसके सिस्टम ने कभी एंजाइम शब्द सुना ही नहीं है, तो उसका जो है प्रोटीन 8 आवर्स में पूरा डिग्रेड हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट आर स्पीड अप द रिएक्शन, ओके, और दे आर नॉट यूजिंग इन द रिएक्शन रिजल्ट्स, ओके। ये कैटलिस्ट है, वही काले घोड़े की तरह इनका काम है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। और दूसरा काम क्या है, जितनी एनर्जी हमें पहले चाहिए थी उससे कम एनर्जी में काम चल जाएगा। इसकी जरूरत कहां पड़ गई, लोअरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों जरूरी है, बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री। अगर हम बाहर की तरह प्रोटीन को गलाने लगे 100 डिग्री में, 120 में, 200 में, तो हमारा तो पूरा प्रोटीन ही डीनेचर हो जाएगा। और डीनेचुरेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं, कैटलिस्ट मिला देते हैं, जिससे कि वो कम टेम्परेचर पे अपना रिजल्ट अचीव कर ले। ठीक है, अगली बात है, पहला क्वेश्चन ये रहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। सेकंड क्वेश्चन रहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो लिखिए द प्रॉपर्टीज आर CTPS, these are the short form CTPS. C is for colloidal, T is for thermolabile। देखो, जिन्होंने एंजाइम नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा टफ होगा, पर धीरे धीरे उनका स्तर सही होगा, है ना। ब्रेन का स्तर जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। छोटे बच्चे हैं, अभी सुना नहीं होगा। तो C for colloidal, T is for thermolabile, P is for protein, all enzymes are protein। ये क्वेश्चन सिंपल रहता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। बट राइबोजाइम्स में वर्क तो एंजाइम की तरह ही करना है, तो उसमें वर्क एंजाइम की तरह कौन करता है, आरएनए इज कैटलिक। आरएनए जो इन पे होता है, राइबोजाइम्स के ऊपर जो आरएनए होता है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। आपने नहीं सुना था ना नाम एंजाइम का, अंडरस्टूड। सो अनदर वन इज स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए, जब आप किसी एनालाइजर पे काम करते हैं, है ना, किसी एनालाइजर पे काम करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे किसकी जांच करनी है। जैसे शुगर की जांच करनी है, प्रोटीन की जांच करनी है, तो जिसका इन्वेस्टिगेशन, जिसकी टेस्टिंग हमें करनी है, उसका हमें आइडिया होना चाहिए, वो कहलाता है सबस्ट्रेट। लेकिन उस सबस्ट्रेट को हम रीड कैसे कर सकते हैं, तो वो सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम से जाके अटैच होता है, उस अटैचमेंट को हम रीड कर लेते हैं। हमने एक आइडल वैल्यू रख रखी है कि इतनी आइडल वैल्यू हमेशा एक एनालाइट देगा, और उसके अलावा जो एंजाइम से अटैच होगा वो ये देगा। उसका जो डिफरेंस होगा वो बॉडी में प्रेजेंस होगा। समझ गए बात? डिफरेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कितनी शुगर होगी, कितना प्रोटीन होगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक और देयर सबस्ट्रेट, क्योंकि स्पेसिफिक हैं, उसी से जाके अटैच होंगे, तो हमें ऐसे एनालाइट्स बनाना इजी हो जाएगा। तो हम जितने भी मेथड यूज करते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो एंजाइमेटिक होता है। दो तरह के मेथड होते हैं, केमिकल होता है, एंजाइमेटिक होता है, और भी अदर मेथड्स होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट जो होता है दैट इज केमिकल, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट शब्द किसने सुना नहीं है? कोई है ऐसा सबस्ट्रेट जिन्होंने ना सुना हो? वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ टू राइट। हाउ टू राइट मतलब इनको हम कैसे क्लासिफाई करें,
किसी एंजाइम को बोलने के सिंपल तरीके हम जानते हैं कि हमने कह दिया ऑक्सीडोडाइरेक्टेज, हाइड्रोलेज, बट इनको अगर ऐसे बार बार लिखते रहे हम, तो हमें अगर एक बुक लिखनी है, कोई कोई थ्योरी वर्क करना है, तो हमारी पूरी बुक केवल ये नाम लिखने में चली जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए IUBMB ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसने एक डिसाइड किया कि एंजाइम्स को कुछ नंबर दिए जाने चाहिए, है ना? उन नंबर के हिसाब से हम एंजाइम्स को लिखेंगे, ठीक है? तो जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये नंबर है 1111, है ना? दैट इज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब आप में से कई लोग सोचेंगे इसका नाम 111 क्यों है ना? अगला देखिए, सबसे सिंपलेस्ट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, SGOT 2611, है ना? नेक्स्ट वन इज 2612 SGPT। ये एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए, राइट डाउन कीजिए। ये एग्जांपल्स आपको 2611, 2612, 1111, ये हमको याद होने चाहिए। बातें बेहद जरूरी नहीं है बेटा, राइट डाउन। ये पेन नहीं लाया तो इसकी गलती है, ऊपर वाले ने दिया था, लाया नहीं, है ना? तो हाउ टू गिव दीज नंबर। जो इसमें पहला नंबर है, जैसे कि हम SGOT को ले लेते हैं, इसमें पहला नंबर है 2, है ना? दैट इज फॉर क्लास which related to SGOT, the first character is number 2, है ना? दूसरी क्लास का है ये, अभी हम क्लास को देखेंगे। सेकंड जो करेक्टर होता है वो होता है सब क्लास का। थर्ड करेक्टर जो होता है वो होता है सब क्लास का। एंड जो फोर्थ करेक्टर है वो ये डिसाइड करता है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, उसको नाम कब दिया गया था, ठीक है? तो और ये SGOT SGPT की जो फुल फॉर्म्स हैं, ये आप सभी को याद होनी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा LFT जब हम करते हैं तो पहले टेस्ट जो होते हैं वो SGOT SGPT AST ALT, इनके जो सेकेंडरी नेम्स हैं, बिलीरुबिन, तो ये टेस्ट होते हैं। हमें जब भी मौका मिलेगा पेशेंट देखने का, तो सबसे इन्वेस्टिगेशन जो पहले होंगे वो LFT RFT होते हैं, ब्लड शुगर होते हैं। तो LFT का ये पार्ट है, ठीक है? SGOT SGPT, और इसके नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आगे रिएक्शंस में भी आपके काम आएंगे। जब आप ट्रांसअमीनेशन डीएमिनेशन पढ़ेंगे ना, तो यही एंजाइम्स है वो जो अमीनो एसिड का इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना? तो SGOT SGPT दिस ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं SGPT की। ये एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। मैं लास्ट में कॉपी चेक करूंगा, ये तो मेरा वादा है, आप बिल्कुल मत डरिए, बस लिखिए। और जिनको एंजाइम शब्द नहीं आता उनकी मस्ट चेक करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि उनको सिखाना बहुत जरूरी है कि वो MBBS में आ गए हैं, 12th में नहीं। तो क्लास SGPT की जो पहली क्लास है वो क्या है? ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज को आपके हिसाब से क्या नंबर होना चाहिए? क्लास का क्या नंबर था SGPT में? सेकेंड, ठीक है ना? तो क्लास इज ट्रांसफरेज, सब क्लास इज ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजनस ग्रुप्स। सब क्लास वो हैं जो कोई ट्रांसफर करते हैं किसी ग्रुप का। तो यहां पर कौन से ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है? नाइट्रोजनस ग्रुप का। सब क्लास है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। नाइट्रोजनस ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है? अमीनो ग्रुप। तो सब क्लास कौन सी है? अमीनो ग्रुप। और डिस्कवरी के हिसाब से इसे नाम दिए गए हैं जो आपने ऊपर पढ़ा, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। ओके, तो ये इसको लिखने के तरीके। SGPT का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? क्या बात है बेटा? चश्मा नहीं दिख नहीं रहा, खड़े हो, पड़ोसी आपके कोई मैटर है?
एक आंख बंद कर। ओके, हाँ बेटा, खुद बे, उसका भी हैंड राइटिंग आप कर रहे हो, तो पेपर उधार लिया है। होप सो ये तुम्हें पेशेंट भी उधार दे, ओके, कि तुमसे देखा नहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गया बात क्लास सब क्लास। अब क्लास कैसे नंबर दिए गए हैं वो ये नाम लिखिए। आपने सेकंड नंबर देखा ना, तो ये इनके नंबर कहां से दिए गए हैं वो ये हैं, प्लीज राइट डाउन। नंबर 1 is oxidoreductase, the second is transferase, the third is hydrolases, इन सबके पीछे ES लगा हुआ है, वो अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो आप ध्यान रखें। लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, आइसोमरेज ही है ओनली, लाइगेजेस एंड ट्रांसलोकेसेस, ये 7 क्लास हैं। पहले ये 6 क्लास थी, 2018 में ये 7th क्लास आपकी इंट्रोड्यूस हुई है। जिन बच्चों को नहीं पता 2018 से पहले का, उनको मैं बता देता हूँ कि 2018 के बाद ट्रांसलोकेज इंट्रोड्यूस हुई है। आप सबने लिख लिए सारे? लास्ट कॉर्नर प्लीज स्टैंड अप, लिख लिए? ओके, so what is oxidoreductase? okay, please write down, oxidoreductase। लिखना सब कुछ है, ये सब मैंने भी लिखा है, आपको भी लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि उतना ही लिखा है ये जितना आपको कॉपी में लिखना है। आपकी जो एग्जाम वाली बुक होती है ना, नोटबुक, उसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि प्लीज क्लासिफाई द एंजाइम्स, तो पहला है oxidoreductase. What oxidoreductase is doing here? Transfer of hydrogen or addition of oxygen. Okay? अब आपके पास में जो है, खड़े हो जाइए। हाँ, नहीं आप ही खड़े हो जाइए प्लीज। तो what is the meaning of oxidation? Yes, not this, this. मैं कथक नहीं पूछ रहा। What is oxidation? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, किससे जुड़ना? ओके, एनीबडी? नाम क्या आपका? संजीव। एंजाइम जरूर सुनना है ना। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? अच्छा, रोल नंबर 37 कौन है? रोल नंबर 37 नंबर एब्सेंट लगानी है, कोई है 37? अच्छा, इधर से पूछते हैं ना। रोल नंबर 15, 37 एब्सेंट है ना? 37 इज एब्सेंट। अगेन आई एम आस्किंग, नाम बोल देता हूं अगर उसको ये कंफ्यूज होने को, मेरे को रोल नंबर नहीं पता। भीकाराम, हु इज द भीकाराम बेनीवाल? एब्सेंट। ओके, डोंट टॉक। आपका भी नंबर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सारे दूध के धुले हैं। एंट्री के साथ ही पता चल गया मुझे, आपने मुझे नहीं पहचाना। रोल नंबर 15 एंजल मेहरा, एब्सेंट। क्या बात है, मैं वही नंबर बोल रहा हूं जो एब्सेंट है। रोल नंबर 49, एक और अच्छा, ओ थैंक यू। सो नाम, व्हाट्स योर नेम? हाँ, दिव्यांश।
Divyansh Agrawal, what is the meaning of reduction? Oh, good. Sit down. So, the people who never heard the enzyme or oxidation or reduction, I am telling you the word. Oxidation की spelling क्या है? O X. Thank you, thank you. इस पे लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये चलता है? नहीं यार, ये तो स्क्रीन है. अच्छा, कोई बात नहीं. मैं तुम्हारा ही ज्ञान ले रहा था, तो मैं लगा मुझे पता नहीं. मैं 2015 से यहीं का स्टूडेंट हूँ. लाला थोड़ा समझो. ओके, तो ये कुर्सी से इधर ही आया हूँ ना, तो तुम्हारी जगह पे पता है. कैसे तुम बोलते हो कि एंजाइम नहीं पता, कैसे तुम क्या क्या बोलते हो, छोड़ो. तो ऑक्सीडेशन का स्पेलिंग हम जब करते हैं तो O, X का मतलब क्रॉस. व्हेन ऑक्सीजन क्रॉस्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन. आई एम राइट? व्हेन ऑक्सीडेशन का स्पेलिंग जब करेंगे, देन ऑक्सीजन क्रॉस, देन इट इज ऑक्सीडेशन. जिसको ये याद नहीं हो रहा उसको दूसरा तरीका बताता हूं. रिडक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? रिडॉक्स की स्पेलिंग होती है REDOX. एम आई राइट? RE का मतलब रीगेन, रीगेन द. OX का मतलब ऑक्सीजन, रीगेन द ऑक्सीजन इज रिडॉक्स. ठीक. तो ऑक्सीडेशन इफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब इफ, सॉरी, रिडक्शन मतलब रीगेन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. समझ गए बात? जिनको ऐसे समझ में नहीं आता, उल्टा बता रहा हूं. इसमें O को क्या है? O गई है. अच्छा, सीधा क्या है? सीधा क्या है? अभी जिनको खड़ा किया था वो खड़े होइए. क्या बताया आपने? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब आपको समझ में आया? अब मैं बताता हूं. बैठ जाओ, बैठ. जिनको अब भी समझ में नहीं आया उनको फिर वापस समझाता हूं. ऑक्सीजन को आप क्या मानोगे? सुनिए मेरी बात. हमको करना क्या है? इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट और रिमूवल को ऑक्सीजन मानना है. अब सेंटेंस सही है? अब बताइए, अब सेंटेंस सही है क्या? इफ इलेक्ट्रॉन इज अटैचिंग ऑन द ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन. अभी भी जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कीजिए. देखिए, सिंपल सी बात है. ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं. करते हैं कि नहीं करते? तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी कि जुड़ेगी? समझ गए बात? किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो हम किसके थ्रू जला रहे हैं? ऑक्सीजन के थ्रू. तो जला रहे हैं किसी के थ्रू, तो क्या होगी? क्या होगी? ऑक्सीडेशन अटैचमेंट होगा. ठीक है ना? और जब इसको हटा रहे हैं तो वो क्या होगा? रिमूवल. बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को अटैच करके किसी चीज को बर्न करते हैं. ठीक है? और अगर उसको हटा दिया जाए तो रिडक्शन. बात समझ में आ गई? अब O नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि O की तो. अब ये हम अपने ऑक्सीडेटिव स्टेज पे आते हैं. कोई भी एक चीज जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज. ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. डेफिनेशन समझ में आ गई भाई? बातें नहीं लिख लिया सबने? ओके. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया? कई बार आपको समझाने के लिए भी बहुत सारा कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन आगे कंफ्यूजन नहीं होगा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अब आगे कंफ्यूजन नहीं होगा ना? ऑक्सीडो रिडक्टेज के जो सब टाइप हैं वो नीचे लिखे हुए हैं. और देखो, इसका एग्जांपल जो है पायरुवेट से
लैक्टेट कन्वर्जन का जो एंजाइम है कौन सा होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। लिख लीजिए, conversion of pyruvate to lactate is by the help of LDH, lactate dehydrogenase, which is the class of oxidoreductase. इसके 3 सब टाइप हैं। आप पूरा नहीं लिखना चाहें तो इनके नाम लिखिए, ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजनेजेस एंड डिहाइड्रोजिनेज। इनके नाम लिख लीजिए। क्या बात है बेटा? हाँ हीरो, हाँ पानी तुम्हें पीना है, पूछ पड़ोसी रहा है। ओके, लिख लिया आपने? ओके, और इसके कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आपने पीछे सेंटेंस पढ़ा हो, ऑक्सीडेज में ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, इसमें ऑक्सीडेज में, ऑक्सीजनेज में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट विद द ऑक्सीजन, माने डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। और डिहाइड्रोजिनेज में कोएंजाइम्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इसमें वर्ड आया क्या? कोएंजाइम्स, है ना। और कोएंजाइम्स के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में कोएंजाइम है NAD, ये MCQ आता है। कोएंजाइम NADPH होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में, और कोएंजाइम FAD होता है डीऑक्सीजनेज में, है ना। ये MCQ आता है कि कौन सा कोएंजाइम्स किस ऑक्सीडोरिडक्टेज में होता है, एंजाइम्स में होता है। बात समझ में आ गई? थोड़ा स्पीडली लिखो, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आप लोगों को तो एंजाइम समझाना, ऑक्सीडेशन समझाना, रिडक्शन समझाना, वही एक बहुत बड़ी बात हो जा रही है 12th क्लास के टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज, लिख लिया ना सबने पीछे? प्लीज राइट फास्ट। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे पास 2 क्लास है ना, तो आप अगर स्पीड को कम कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि फिर आपको दूसरी क्लास में मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे इतनी बायोकेमिस्ट्री एक दिन में पचेगी कैसे? ओके, तो सेकंड इज, प्लीज, सेकंड इज ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल इज एमिनोट्रांसफरेज। मैंने आपको बताया था, हमारा जो पहला हमने एग्जाम्पल दिया था वो किसका था? SGPT, विच इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांसफरेज। और उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है? हमने क्या सब ग्रुप में पढ़ा था? अमीनो ग्रुप, ओके, दैट इज ट्रांसफरेज। तो इसमें अमीनो ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज, देखिए अगर देखना रहा तो अमीनो है ना इधर, ये कहां चला गया है? ये सिंपल पायरुवेट था और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एलेनिन में, ठीक है। तो ये अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज, और आप कह सकते हैं SGPT, जो इसका एग्जाम्पल है। इसकी एक सब क्लास होती है काइनेज। क्या हो रहा है? क्या बेटा खुसर पुसर क्यों करते हो? कुछ पूछना है मुझसे पूछो, नहीं आएगा तो मैं किताब से पूछूंगा, और तुम्हारे पड़ोसी से तो ज्यादा ही आता हो। ओके,
दिस सब क्लास इज काइनेज, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम एटीपी। ये देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन है। जानते हैं हम? जो नहीं जानते उनको बता दूं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है ना, बाय द हेल्प ऑफ एक्सोकाइनेज, बाय द हेल्प ऑफ एक्सोकाइनेज, where we are utilizing ATP which will convert into ADP, 1 phosphate transferred on the substrate. Understood? यहाँ सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो गया और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई? क्यों जरूरत होती है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए? उसको अगर किसी भी रिएक्शन में आप दुनिया जहान की जितनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, अगर किसी भी रिएक्शन में आपको पार्टिकल को सेल के अंदर स्टेबलाइज रखना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में, चाहे आपकी नौकरी हो, अगर आपको तनख्वाह देनी है, अगर बच्चे को रखना है तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर आप क्लास में आए हैं और क्लास में पूरे 1 घंटे पढ़ना है तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी स्टेबल रहोगे। नहीं तो क्या पड़ोसी से कितनी देर बात करोगे? थोड़ी देर में गाली गलौज करोगे, फिर झगड़ा करोगे, फिर कहोगे मैंने तेरी छेड़ी तूने मेरी छेड़ी, कुल मिला के यहाँ नहीं बैठोगे। किताब, पेन, पेंसिल और क्या छेड़ोगे? तुम्हारी औकात पता है ना? हाँ, फर्स्ट ईयर में क्या छेड़ोगे तुम? तो तुम्हें कोई ठोक पीट जाएगा, मतलब आपस में। तो डोंट टेक सीरियसली, अभी ठोका पीटी नहीं शुरू करना। ओके, तो अगर हमें प्लीज अगर हमें इस सेल के अंदर अपने ग्लूकोज को स्टेबल रखना है तो हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ता है। अंडरस्टूड? क्या कह रहे हैं बेटा? क्या कह रहे हैं? बता, पूछिए ना, कोई डाउट है तो। जो बोले वो पूछो भाई, जो बोले सो निहाल। हाँ, सत श्री अकाल। आज वो, हाँ, ये सब तो याद है मुझे। हाँ, किसको डाउट है मुंह में रखने पे कैसे रखेगी रहेगी? एक सवाल आया है आपके एक समझदार मित्र की तरफ से कि कोई चीज मुंह में चली जाती है तो उसको कौन सी एनर्जी रोके रखती है? तो ये इस सवाल पे रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे ये श्रीमान। हाँ, क्या कह रहे हैं? लिमिट क्रॉस नहीं करना, लिमिट क्रॉस नहीं करना। तुम जितने साल के हो ना उतने का एक्सपीरियंस है। ओ नहीं, हाँ, है ना? तुमको जगाए रखने के लिए, बायोकेमिस्ट्री सिखाए रखने के लिए इतनी सारी बकवास करने की जरूरत नहीं। ये टॉपिक ही है। बायोकेमिस्ट्री में ऐसे कोई फुग्गे नहीं लग रहे जो सबको इंटरेस्ट आएगा। तुम अपने ब्रेन के स्तर की बातें करते हो, मैं समझता हूं। मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया। 2005 की एमबीबीएस से आज कितने साल हो गए? तुम में से कईयों की तो उम्र भी नहीं है ना? तो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। अपनी कोई दोस्ती नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं करो, वरना आप सीख नहीं पाओगे। मैं क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगा। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉन्ड। और अब आप इसको समझिए, हाइड्रोलाइसिस को कई लोग समझना बहुत इजी होता है। हमें कोई भी चीज पानी में घोलनी है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। तो हमें उसके बॉन्ड तोड़ने होते हैं, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ओके, एग्जाम्पल इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंड ट्रिप्सिन। यहां देखिए,
ये एसिटाइल कोलिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। इसको हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कोलिन में। जब आप सिनेप्स पढ़ोगे ना, जहां पर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है नर्व के थ्रू, वहां पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, है ना, और एब्जॉर्ब होते हैं, उनका कन्वर्जन चलता रहता है, और वो बाय द हेल्प ऑफ, अगर ये एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की हेल्प से कोलिन में कन्वर्ट होगा। दूसरा है ट्रिप्सिन, जहां पर पॉलीपेप्टाइड हम खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन, और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में वो टूट जाता है। लिख लिया? ओके। लाइजेज, क्लीव विदाउट एडिंग वाटर। ऐसी चीज है जहां पर हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे लेकिन उसको कट कर रहे हैं। लाइगेज, जब डीएनए आरएनए आप पढ़ेंगे ना, तो लाइगेज होते हैं, है ना, वहां क्लीव कर रहे हैं बट विदाउट एडिंग वाटर। क्या बात है बेटा? ठीक है। इसमें ये एल्डोलेज की हेल्प से हम, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस के अभी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए ग्लाइकोलाइसिस, ओके, तो एल्डोलेज की हेल्प से हम ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को इनमें दो में क्लीव कर रहे हैं, है ना, एल्डोलेज। और ये अगला है एचएमजी को सिंथेज। इनके एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने हैं, लिखना मत छोड़िए, बातें तो चलती रहेंगी। ओके, एचएमजी कोलाइज का एग्जाम्पल लिखिए और एल्डोलेज का एग्जाम्पल लिखिए। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइजेज। जो हमने पीछे पढ़ा उसी का अगला एग्जाम्पल है एटीपी सिट्रेट लाइज हेयर। ठीक है ना? ये कौन सी साइकिल है? तो इसमें ये एटीपी सिट्रेट लाइज एग्जाम्पल है, वेयर ऑक्सियल एसिटेट एसिटाइल कोए सिट्रेट, दिस रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ एटीपी सिट्रेट लाइज। क्या बात है बेटा? दूसरी बार नेक्स्ट वन इज आइसोमरेज। राइट डाउन आइसोमरेज, एग्जाम्पल लिखिए। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहां पर आपने ग्लाइकोलाइसिस की एक रिएक्शन है ढाप, है ना, उसका ग्लिसरेट फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है ना, इट्स अ आइसोमराइजेशन। ठीक है ना? समझ गए? राइट डाउन प्लीज। थकिए नहीं, लिखिए। इसको डीएचएपी लिख लीजिए, इसको छोटे में, इसको G3P लिख लीजिए, पर नोटबुक में पूरा लिखिए। जहां आंसर करेंगे आप एग्जाम में, वहां पूरा लिखिए। लिख लिया? ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू नोट डाउन। ओके, ये जो नाम है ना, आपको स्ट्रक्चर आते हैं वेल एंड गुड, बट नाम आने चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर आपको बुक में मिल जाएंगे। लाइगेज इज एटीपी डिपेंडेंट कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल इज एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज। ये मेलोनाइल कोए का नाम सुना है क्या?
दिस मेलोनाइल क्वे। एसिटाइल कोए का नाम सुना है? यहां पर एक कंडेंसेशन हो रहा है 2 का और फॉर्मेशन हो रहा है मेलोनाइल कोए। अगला एग्जांपल है ग्लूटामिन सिंथेटेज, an enzyme that catalyzes the synthesis of glutamine from glutamate ammonia and ATP. ग्लूटामिन कहाँ जरूरी होता है, कुछ किसी को पता है? ग्लूटामिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना? अगर ऐसा कन्वर्जन नहीं हो तो ये पॉइजन करता है ना? ग्लूटामेट अगर फ्रीली घूमेगा, ग्लूटामिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो पॉइजनस है ना? इसका कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है? ग्लूटामिन सिंथेटेज। और एक चीज और याद रखिए, बायोकेमिस्ट्री में जहां पर भी कोई टॉक्सिक चीज है उसके एक्सक्रीशन पे हमें हमेशा एटीपी यूटिलाइज करनी पड़ती है उसको रिमूवल करने के लिए, है ना? तो कई रिएक्शंस है जहां पर एटीपी यूटिलाइज करनी पड़ती है, जैसे कि यूरिया साइकिल का नाम सुना है ना? यूरिया साइकिल में हमें कोई एटीपी गेन नहीं होता, क्योंकि जो गेन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? अमोनिया को एक्सीट करना होता है। Next example is PRPP synthetase. This is the example of ligases. PRP synthetase. PRPP synthetase. और PRPP के क्या यूज है? एसेंशियल फॉर द de novo salvage pathway of purine and pyrimidine biosynthesis. प्यूरिन पिरिमिडिन समझते हैं क्या क्या है? प्यूरिन पिरिमिडिन पता है? हाँ, एडेनिन ग्वानिन का नाम सुना है? साइटोसिन थायमिन का नाम सुना है? तो दे PRPP रिक्वायर्ड टू सिंथेस दोज एलिमेंट्स, ओके? तो एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स आल्सो फाउंड बाय PRPP वेयर दिस DNA RNA, क्योंकि मैंने आपको बताया एडेनिन ग्वानिन साइटोसिल ये DNA RNA के फॉर्मेशन में काम आते हैं, तो PRPP आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस। और हाई एनर्जी कंपाउंड ATP GTP के फॉर्मेशन के लिए भी PRPP सिंथेटेज की जरूरत होती है। बात आ गई समझ में? लिख लिया बेटा? हमने लिख लिया? आप लिख लिया? ओके। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेज विच इज इंट्रोड्यूस इन 2018, न्यू क्लास है ये। काम क्या आती है ये ट्रांसलोकेज? आयंस को इधर उधर जाने के लिए, जो अपनी मेम्ब्रेन है उसमें आयनर्जिक एनाइंस, कैटाइंस, अमीनो एसिड्स, इनका ट्रांसफर होता है, लोकेशन ट्रांसफर होती है, उसमें क्या काम आते हैं? ट्रांसलोकेज।